हेलो। तो आज हम देखेंगे पी वाई क्यू ऑफ गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, या फिर हम इसको इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, फॉर लैब असिस्टेंट के लिए इसके पी वाई क्यू देखेंगे। जो भी लैब असिस्टेंट में पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉलोइंग आर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सम गैस। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट दिया है, इससे हमें कुछ नहीं, ये क्या क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं। व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो देखो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन बढ़ेगा, मतलब जल्दी लिक्विफाइड होगी कोई भी गैस। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है वह जल्दी लिक्विफाइड होगी। कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस जो है, अगर इससे थोड़ा सा गैस जो है लिक्विड और गैसियस स्टेट की बीच की जो स्टेज है वह होती है उस टेम्परेचर पर, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से जस्ट अबव अगर कोई टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर से जस्ट अबव कोई टेम्परेचर है तो गैस क्या होगी, गैसियस फॉर्म में हो जाएगी। और जस्ट बिलो होगा, इससे जैसे कम होगा टेम्परेचर, गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी गैस। ठीक है, तो ये है, लिक्विफाइड होगी तो सीधी सी बात है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा अगर वह गैस में जाएगी। तो सीधी सी बात है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा दे रखा है वह ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा उसका, मतलब ज़्यादा लिक्विफाइबल होगी गैस, जल्दी से लिक्विड बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो अमोनिया का सबसे ज़्यादा है, मतलब अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वह कितना है, 405 केल्विन। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, यह वह टेम्परेचर है जिस पर ये गैस जिस पर ये अमोनिया है गैसियस और लिक्विड स्टेट के इक्विलिब्रियम पर है। अगर इसे थोड़ा सा भी कम कर देंगे हम टेम्परेचर, मान लेते हैं 404 कर देते हैं, तो ये जो है अमोनिया है लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड अमोनिया हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा लिक्विफिकेशन कौन सी होगी टेंडेंसी गैस की, तो इसमें अमोनिया सबसे ज़्यादा है। क्यों, अमोनिया की जो है क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा। उससे कम क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, CO2 का, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम हाइड्रोजन का। मतलब हाइड्रोजन को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा, मतलब 33.2 केल्विन इससे नीचे जाएगा वह तभी लिक्विड होगा, यानी 33 केल्विन या 32 केल्विन पर यह लिक्विड हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा लिक्विफिकेशन का वह सबसे ज़्यादा कौन होगा, अमोनिया होगा, उसके बाद CO2, उसके बाद ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा ना। ठीक, ए गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर एट प्रेशर P, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ गैस फिल है किसमें, एक सिलेंडर के अंदर। तो ए गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर एट प्रेशर P, इसके अंदर कोई गैस है और प्रेशर P है उसका। ठीक है, इस प्रेशर पर गैस भरी हुई है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेशर वुड बी 3P इफ P ट्रिपल द केल्विन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, तो इसके अंदर गैस फिल्ड है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर प्रेशर P है, तो प्रेशर P जो है ट्रिपल हो जाएगा, 3P हो जाएगा। कब, अगर हम ट्रिपल कर देंगे केल्विन टेम्परेचर को कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो हमने देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम पर
गै-लुसाक जो लॉ था वह क्या था, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये क्या होता है, गै-लुसाक लॉ ये बोलता है, ठीक है। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो प्रेशर भी 3 टाइम्स हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये स्टेटमेंट तो जो है बिल्कुल फुलफिल हो रहा है, बिल्कुल राइट है। तो यही इसका राइट आंसर है। और भी देख लेते हैं। सेकंड क्या है, प्रेशर वुड भी P/3। P/3 कब होगा ये प्रेशर, P/3 कब होगा, इफ़ वी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैस 1/3। अगर इसमें से गैस को हम निकाल करके 1/3 गैस निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर गैस कितना बचा रह जाएगा, 2/3 रह जाएगा ना गैस। देखो इसके अंदर मान लेते हैं कोई भी गैस है, ठीक है, देख समझने के लिए इसके अंदर गैस के जो मोल हैं 3 मोल हैं, 3 मोल हैं गैस के, माना है ताकि इजी सॉल्व हो जाए। आप एक भी मान सकते हैं, एक मानकर भी कर सकते हैं। 3 मोल है, अगर इसमें से 1/3 निकल गया तो इधर कितना बचा, 2/3 बचा ना इस कंटेनर के अंदर गैस, ठीक है। तो जो बचा गैस है, जितना गैस है, तो इसमें क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो यही है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर है वह कम होगा या नहीं। तो देखो स्वाभाविक सी बात है, प्रेशर तो कम होगा, तो कितना कम होगा, क्या P/3 कम हो जाएगा। तो देखो प्रेशर कम होगा जितना नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर। ये अवोगाड्रो की तरह ही है, मतलब अवोगाड्रो में जो है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर था, उस पर अवोगाड्रो क्या था, ये अवोगाड्रो लॉ है, जिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये अवोगाड्रो है। तो अब देखो यहाँ पर कितना है गैस, 2/3 है, तो जो प्रेशर है वह भी क्या होना चाहिए, 2/3 ही होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए ना प्रेशर। तो यहाँ 2/3 ना होकर के 1/3 है ना, P/3 मतलब 1/3, तो उस कारण से ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, ये वैल्यू जो है प्रेशर वुड बी 1.8 P बी डिक्रीज इफ़ वी डिक्रीज द वॉल्यूम बाई 45% एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आती है, बॉयल्स लॉ लगता है, तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ वॉल्यूम कितना घटाया है, 45%, यानी कि 45% घटाया मतलब वॉल्यूम कितना कर दिया है, जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका 55% कर दिया है। तो ये जो इनिशियल प्रेशर है उसका कितना होना चाहिए, जस्ट अपोजिट 100/55 होना चाहिए। ये रेशो बनना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये रेशो बन रहा है या नहीं वो हम देख लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखो प्रेशर कितना हो रहा है, प्रेशर हो रहा है 1.8 P हो रहा है। कब हो रहा है, जब हम वॉल्यूम को रिड्यूज कर रहे हैं, कितना 45%, ठीक है, ये 45% रिड्यूज कर रहे हैं तब ये हो रहा है। तो ये सही में हो रहा है कि, तो रिड्यूज करने पर वॉल्यूम कितना रहेगा, B-, इसको ऐसे कर लेते हैं 20, तो कितना रहेगा, जो वॉल्यूम जो है वह आ जाएगा 11/20 B, ठीक है। तो हम जानते हैं P1 B1 इक्वल टू P2 P2 होता है, ठीक है। ये जो कंडीशन लिखी है ना हमने, प्रेशर 45% डिक्रीज करने पर, वॉल्यूम 45% डिक्रीज करने पर कितना वॉल्यूम रहेगा, ये रहेगा 11/20। तो P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, ये जो है वॉल्स लॉ के अनुसार है। तो P1 B1 हम मान लेते हैं P और B है, इनिशियली P की वैल्यू P है, फाइनली P की वैल्यू कितनी हो गई, 1.8 P हो गई, एंड वॉल्यूम की कितनी हो गई, 11.20 वॉल्यूम हो गया इनिशियल से ये फाइनल में, ठीक है। रिड्यूस किया ना हमने 45%, तो ये हो गया। अब देखो इसको, ये इसके इक्वल आ जाता है तो ये फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। तो इक्वल आ रहा है या नहीं, देखो 11 × 1.8 करेंगे यहाँ,
तो 19.8 आ रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी इंटू 19.8 अपॉन 20। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा जो वैल्यू है ना, थोड़ी सी कम आ रही है इसकी, ठीक है, इसकी ज़्यादा है थोड़ी सी, इसकी कम आ रही है। तो उस कारण से इक्वल में तो नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो इस कारण से ये भी जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, थर्ड भी। तो फर्स्ट ही आंसर जो है इसका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द relative rate of diffusion of 3 naturally occurring isotopes of neon। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इनका जो है हमें क्या बताना, रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन डेंसिटी या फिर 1 अपॉन क्या होता है, मोलर मास के, ठीक है। तो देखो ये आइसोटोप्स हैं नियॉन के। नियॉन एक तो है 20, एक नियॉन है 21, एक नियॉन है 22। तो इनमें जो है नंबर ऑफ मास बढ़ता जा रहा है। 22 का मास मतलब नियॉन आइसोटोप्स 22 मतलब ये मास वैल्यू तो है। हम किसी भी अगर एटम को लिखते हैं तो नीचे तो एटॉमिक नंबर, उधर मास वैल्यू लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया, नीचे तो क्या लिखते हैं हम, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, मास ए से। तो ये मास बढ़ रहा है, अगर मास बढ़ रहा है, मास की वैल्यू बढ़ेगी, मोलर मास की वैल्यू बढ़ेगी, तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा ना। तो सबसे कम डिफ्यूजन मतलब जिसका वेट ज़्यादा है वह धीरे ही तो चलेगा, सीधी सी बात है ना। तो किसका वेट ज़्यादा है, नियॉन 22 का, तो सबसे कम कौन सा होगा, नियॉन 22, फिर उससे ज़्यादा नियॉन 21, फिर 20। तो फर्स्ट ही इसका सही है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, अगर लिक्विड का हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज एंड विस्कोसिटी डिक्रीज। तो हमें मालूम है कि सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी जो है वह क्या होगी, कम होगी। यानी किसी भी अगर कोई भी है, अगर उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है एटम्स के बीच का, वो कम होगा तो क्या होगा, वह ईजिली क्या है, फ्लो हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह ईजिली फ्लो होगा, तो मतलब विस्कोसिटी कम होगी उसकी, मतलब तरल हो जाएगा वह, और ज़्यादा मतलब अच्छे से बहेगा। अब देखते हैं, ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन भी उसका कम होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इंक्रीज एंड विस्कोसिटी डिक्रीज, तो ये बात तो नहीं है। अगर टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो दोनों चीज़ कम होंगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन भी कम होता है और विस्कोसिटी भी कम होती है। तो बोथ डिक्रीज, हाँ, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी बोथ डिक्रीज, आंसर सेकंड होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन में। और अभी हम क्या है, एक कंप्लीट केमिस्ट्री लेके आएंगे लैब असिस्टेंट के लिए। उसमें क्या है, और जो भी डाउट रह रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्टली लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस कारण से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एट 293 केल्विन विस्कोसिटी ऑफ विच लिक्विड इज मैक्सिमम। 293 केल्विन का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर। 273 प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना होगा, 293 केल्विन, जो क्या है, रूम टेम्परेचर होता है। तो सीधी सी बात है, रूम टेम्परेचर पर पूछा है, तो रूम टेम्परेचर पर जो है विच लिक्विड इज मैक्सिमम, विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो हमने वैसे भी देखा था कि वैसे भी हम जानते हैं कि जो ग्लिसरीन जो है इसकी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, कैस्टर ऑयल की होती है। उससे कम हनी की होती है, हनी से कम ऑयल की होती है, ऑयल से कम हनी से कम मरकरी या ऑयल लगभग मरकरी, फिर उससे कम
वाटर पानी की होती है। तो ये इस प्रकार से ऑर्डर होता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ग्लिसरीन की होगी। यहाँ ग्लिसरीन है आंसर, ग्लिसरीन। ठीक है, इनकी तो पॉइंट में आती है, लेकिन इसकी जो है वो 400 के लगभग आती है। इनकी तो 1 पॉइंट कुछ ऐसे पॉइंट में आती है, वाटर वगैरह इनकी तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ग्लिसरीन हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है। मोर वॉलेटाइल लिक्विड हैव हायर वेपर प्रेशर। देखो वॉलेटाइल कौन सा होता है, जो इजीली थोड़ी सी हीट मिलने पर इजीली वेपर बना लेता है, वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है, तो हीट करने पर इजीली अगर वेपर बना लेता है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये तो क्या है, सही बात है। हमें क्या देखना है, गलत आंसर, गलत देखना है, इनकरेक्ट। कौन सी बात गलत है। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट क्या होगा, एवोपरेशन या वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी बात सही है। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा क्या, नहीं, ये तो गलत बात है। डाइमिथाइल ईथर एवोपरेट एट फास्टर रेट देन इथाइल एल्कोहल। क्यों, ये वैसे तो आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन ये भी बात सही है। कैसे, देखो जो डाई इथाइल ईथर है वह जल्दी एवोपरेट होता है। डाइमिथाइल CH3OCH3। ईथर क्या होता है, यही तो होता है ROR, ये ईथर होता है ना। तो ये रहा। लेकिन इथाइल एल्कोहल जो है वह क्या है, ये रहा इथाइल एल्कोहल। तो डाई, ये रहे इनके नाम जो है। अब इनमें जो है कौन जल्दी एवोपरेट हो रहा है, डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है, जल्दी से एवोपरेट हो रहा है, और ये क्या है, नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि देखो ये एक ही मॉलिक्यूल क्या है, ये इथाइल एल्कोहल का है। इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। IUPAC में देखा था हमने इथेनॉल भी। तो ये जो है दूसरे जो है इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बना देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या है, घटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कोई बॉन्ड इजीली नहीं बना पाएगा, इसका ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के जो डाइमिथाइल ईथर के हैं। तो इस कारण से फास्टर रेट पर एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने एक्सप्लेन किया है, पर हमारा आंसर तो आ गया, थर्ड ही है। गलत कौन सा, ये है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स से याद रखना, बॉयल्स लॉ मतलब बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर मतलब, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, ये बॉयल्स लॉ है। तो इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो देखो प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पर हाईएस्ट है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है। और धीरे धीरे प्रेशर अगर हम कम करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इधर यहाँ प्रेशर है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इधर जैसे जाते जाएंगे तो वॉल्यूम तो क्या है, बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। अगर प्रेशर जो है बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इधर डायरेक्शन में देखें तो यही इसका जो है ग्राफ का आंसर होगा। वैसे तो इनको देखो तो ये तो जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना ही वॉल्यूम नहीं, ये बात नहीं है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ठीक है, तो आंसर इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। दिख रहा है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। इसमें जो है वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, इसमें वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर क्या है, घट रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, घट ही रहा है इसमें। ठीक है, ये ग्राफ भी नहीं होगा इसमें। ये जो है ये क्या होगा, -mx+c। ठीक है, ये y = 1/x या 1/kx। ठीक है,
ये क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स, और ये y इक्वल टू के कांस्टेंट है यहाँ प्रेशर, ठीक है। तो ये ज़्यादा ग्राफ समझने वाली बात नहीं, जो हमें दे रखे हैं वही ग्राफ तो हमारे सिलेबस में जो है वही हमें पढ़ना है। तो ये सीधी सी बात है, बॉयल्स लॉ का जो है हमें ग्राफ देख लेना, तो यही ग्राफ होता है, आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने देखी थी, उसमें क्या है, गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, उन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, सही बात है। नॉट करेक्ट हमें देखना है, द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। हाँ, मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर मोशन करते रहते हैं, कोई एक फिक्स उसमें नहीं होते, रैंडमली मोशन करते हुए रहते हैं, और एक दिशा में अगर निकालने तो रैंडमली मोशन करते हुए निकलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से रहते हैं, तो रैंडमली मोशन करते हैं, सही बात है। व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड दे लूज एनर्जी, नहीं, मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं दे लूज एनर्जी, नहीं, दे डू नॉट लूज एनर्जी। व्हेन गैस इज हीटेड द मॉलिक्यूल मूव फास्टर, सही बात है, गैस को जब हम हीट करेंगे मॉलिक्यूल फास्ट करेंगे, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करने पर अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था। तो राइट आंसर कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि ये गलत बात है, हमें गलत बात ही देखनी है, नॉट करेक्ट देखना है, तो नॉट करेक्ट यही है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो फोर्स की क्या है, न्यूटन, और लेंथ की क्या है, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स, तो न्यूटन मीटर, डी हो जाएगा इसका। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस है जो लिक्विड है उनके फ्लो को रजिस्ट करता है, रोकता है। तो ये जो लिक्विड्स की लेयर है इनके बीच में जो है रेजिस्टेंस होता है एक, उसके कारण लिक्विड धीरे फ्लो होता है, तो जितनी उसकी ये जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही लिक्विड की जो फ्लूइडिटी है वह कम होगी, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को से क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप। रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल होते हैं शेप में, क्यों रहती है, क्योंकि इन स्फेरिकल जो शेप है उसका सरफेस टेंशन सबसे कम होता है, ठीक है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन की जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें 5-6 एप्लीकेशन है, उन्हीं से ही क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज, क्या है, दो गैसों का मिक्सचर जो है टोटल प्रेशर होता है, वह किसने दिया, क्या है ये वैसे तो प्रेशर का जो है किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था ना। उसने क्या दिया था कि पी टोटल क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी, दोनों गैसों का, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हाँ यही ये बात आ रही है। और डिफरेंस इन पार्शियल नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं, रेशो भी नहीं, यही बात है, सम होता है पार्शियल, हर पार्शियल जो प्रेशर है गैसेस का उसका सम होता है। और ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, डाल्टन। नेक्स्ट देखते हैं, an ideal gas equation PV is equal to nRT, which one cannot be numerical value of R, ठीक है। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू हमने देखी थी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमने यूनिट देखी थी, ठीक है। और इससे भी निकाल सकते हैं PV अपॉन NT, ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये हमें मालूम है, याद है, ठीक है। डिराइव करने की बात ही नहीं है, हमें चीज़ें याद रखनी है ताकि क्वेश्चंस में हो जाएं। तो ये अगर हमें याद है, बाकी हमें मालूम है 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻7 अर्ज या अर्ग, ये वैल्यू है, ये कुछ जो है यूनिट्स हैं वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट जो है ये तो क्या है, उसी को अर्ग में बदल करके, बाकी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, ठीक है। तो ये भी सही है, और ये तो वही दे रखी है
मोल इनवर्स केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर जूल मोल इनवर्स मोल केल्विन, ये भी सही है। तीसरी ये है और चौथी ये है। एटीएम तो आएगा नहीं, जूल को प्रेशर से कम जो है रिप्लेस किया है, ये तो प्रेशर की यूनिट है एटीएम, तो ये ही गलत है, ये गलत है, मतलब आंसर ये सही होगा। एक मिनट इधर, तो ये गलत है क्यों, हाँ एटीएम। अब ये सही कैसे, तो ये तो बहुत ईजी है। देखो प्रेशर क्या है, ये पास्कल है, पास्कल को क्या लिखते हैं, पास्कल क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर पर यूनिट एरिया। पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इनटू ये क्या लिखा हुआ है, एम क्यूब, और बाकी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स तो है ही। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फोर्स यहाँ है, एरिया की जो अगर हम एरिया की देखें तो मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो मीटर, तो फोर्स इनटू मीटर, जो वर्क क्या होता है या फिर एनर्जी जूल क्या होता है, फोर्स इनटू मीटर, तो ये क्या आ गया, जूल आ गया। तो फिर ये यूनिट जो है यही है, सॉरी ये जो है यही है, उस कारण से ये भी सही है, ये तीनों सही हैं, ये गलत है, इस कारण से इसका आंसर हमें गलत पूछा था, तो उस कारण से आंसर होगा इसका डी। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं। गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी इज ओबेड बाई, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी ये किस पर है, एन आर टी ये क्या आइडल गैस के लिए है। आइडियल गैस की जो है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अगर कोई भी रखें तो उसमें वह फुलफिल होती है, ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, एडियाबैटिक मतलब चेंज इन हीट जो है वह जीरो है। तो ये कोई सी भी कंडीशन हो उसमें जो है ये क्या है ओबे करती है जो है आइडियल गैस इक्वेशन, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर सी। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर जो है आइडियल गैस की जो क्वेश्चन है ओबे करती है, मतलब फॉलो करती है इस इक्वेशन को आइडियल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम विस्कोसिटी, मैक्सिमम विस्कोसिटी किसकी होगी, वाटर की तो होगी नहीं, इथेनॉल और एसीटोन इनकी होगी नहीं, ग्लाइकोल की ही होगी, सीधी सी बात है। इट इज़ ईजियर टू लिक्विफाई ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन बिकॉज, ऑक्सीजन को जल्दी लिक्विफाई कर सकते हैं देन हाइड्रोजन, क्यों, लिक्विफाई कब हो सकती है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है किसी का ज़्यादा है तो वह लिक्विफाई होगी, या फिर इन्वर्जन टेम्परेचर किसी का ज़्यादा है तो भी वह क्या जल्दी लिक्विफाई होगी। तो देखते हैं, तो ऑक्सीजन हैज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, सही बात है, लोअर इन्वर्जन गलत बात। इन्वर्जन टेम्परेचर हमने देख लिया था, पढ़ लिया था, और अभी देख लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा बता दूंगा मैं क्या होता है, पहले बता देता हूँ। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ये वह टेम्परेचर है कोई भी गैस का, यह अलग होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग है। क्रिटिकल टेम्परेचर तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस जो है लिक्विड और सॉलिड स्टेट के इक्विलिब्रियम पर है, कि अगर थोड़ा सा इससे अबव है तो वह गैसियस है, और थोड़ा सा इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होते ही वह क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, यह वह टेम्परेचर है अगर इस टेम्परेचर पर, इन्वर्जन टेम्परेचर से कम जैसे ऑक्सीजन का लगभग 600 के लगभग है, मुझे फिक्स जो है मालूम नहीं है, 630 या ऐसा कुछ है, तो मतलब इस टेम्परेचर से बिलो अगर हम इस गैस को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं तो यह क्या होगी, कूल्स हो जाएगी, कूल्सअप हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर के यह क्या करेगी, लिक्विड हो जाएगी। मतलब जैसे अगर ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है, और अगर हम रूम टेम्परेचर पर उसे लेते हैं ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन का भी इतना ही होता है, लगभग 400-500 के लगभग होता है, मुझे फिक्स ये वैल्यू आपको याद भी नहीं रखनी। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अगर हम रूम टेम्परेचर पर भी अगर फैला दें, इसको बड़े कंटेनर के अंदर रख दें, तो वह ईजिली क्या है, कूल्स अप हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, होकर के फिर ये क्या लिक्विड हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है जो है इन्वर्जन टेम्परेचर। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर है 600 है इसका, और इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा हुई, 600 से थोड़ा सा ज़्यादा हुई गैस, 620 हुई, इसको जब हम फैलाएंगे इसके अंदर तो यह
कूल्स अप होने के बजाय है क्या हो जाएगी, हीट्स अप हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट हो जाएगी तो वह फिर क्या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगी तो वह लिक्विड नहीं रहेगी, गैसियस हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा देगी। गैस में तो है ही, लेकिन और ज़्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगी हीट होने के कारण। समझे आप इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन वह टेम्परेचर है जिस हर गैस का होता है ये अलग अलग, ठीक है। जैसे हीलियम का बहुत कम है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो उसे बहुत ज़्यादा कितना भी फैला लो, उसको फैलाने से वो ईजिली जो है लिक्विड नहीं होगी, उसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर ही कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन का हमें, अगर हम ऑक्सीजन को हम रूम टेम्परेचर पर भी अगर उसे फैला देते हैं तो वह क्या है, जल्दी से लिक्विफाइड हो जाएगी, क्योंकि उसका जो है, ये एग्जांपल लिया था मैंने। और किसी का अगर मान लेते जो इन्वर्जन टेम्परेचर 273 हुआ है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ, तो पहले क्या है, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम उसे फैलाते हैं, उससे थोड़ा सा कम पर फैलाते हैं, -1 पर अगर उसे फैलाते हैं, मतलब बहुत बड़े कंटेनर के अंदर उसे रखते हैं, तो वह क्या कूल्स अप हो जाएगी, और उसके बाद क्या है, वह लिक्विड हो जाएगी। और अगर हम इसी गैस को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसके अंदर फैलाते हैं, तो यह और ज़्यादा हीट होगी, हीट होकर के इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये इस कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ा देगी। तो गैसियस तो ऑलरेडी है, लेकिन हीट हो जाएगी, हीट्स। समझे इन्वर्जन टेम्परेचर जो है क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, जूल थॉमसन ने दिया था ये इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इसमें देखो क्या होगा, ऑक्सीजन इज लोअर, ना ये तो होगा नहीं, लोअर तो होगा नहीं। ऑक्सीजन हैज ए हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, सही बात है, एंड ए हायर इन्वर्जन टेम्परेचर। और अगर केवल यही दे रखा होता क्रिटिकल टेम्परेचर, तो सीधी सी बात है, जिसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो वह क्या है, जल्दी से लिक्विफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन बढ़ेगा, और टीआई बढ़ेगा तो भी लिक्विफिकेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सी आंसर इसका सही हो गया। तो टीआई क्या है, टीआई वह टेम्परेचर है, इस पर क्या है, ऑन एक्सपेंशन ऑफ गैस बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, देन गैस cools up and liquefied, और ऑन एक्सपेंशन मतलब फैलाने पर, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और गैस तो गैस रहेगी, हीट होगी तो गैस लिक्विड में होगी नहीं, नो लिक्विफिकेशन। समझे बात को, टीआई बस। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर, टीआई पर, इमर्सन टेम्परेचर पर जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है वह 0 होगा, ठीक है। total pressure exerted by a number of non-reactive gases is equal to the sum of their partial pressure. The law is known as, अरे डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, यही कहता है डाल्टन्स लॉ, क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ जितने भी नॉन रिएक्टिव गैस हैं उनका सम, बस। An ideal gas initially at 300 Kelvin is heated to its final temperature 600 Kelvin and the final volume is twice the initial volume. The final pressure is the initial pressure. तो कंबाइंड गैस इक्वेशन लगा देंगे यहाँ, तो P1B1 अपॉन T1, कि उसमें सारे दे रखे हैं, इक्वल टू होगा P2B2 अपॉन T2।
तो देखो लगाते हैं, इनिशियली कितना 300 केल्विन, 300 केल्विन इज हीटेड टू, सो द फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 600 केल्विन, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज ट्वाइस द इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम B है तो फाइनल वॉल्यूम 2B है, ठीक है। और द इनिशियल प्रेशर क्या होगा P, तो हमें फाइनल प्रेशर जो है P2 हमें पूछा है, ठीक है। PF लिख दो या P2 कुछ भी लिख दो, P डैश लिख दो, P2 हमें पूछा है तो 2 से 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो P फाइनल जो क्या होगा, और B से ये B कैंसिल हो जाएगा, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, तो सेम ही रहेगा, सेम एज इनिशियल प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन आइडल गैस। तो आइडल गैस के लिए जो है डेल्टा H जो है 0 रहेगा और डेल्टा S जो है वह भी क्या हो रहेगा 0 रहेगा, आइडल गैस के लिए हमने देखा था। तो at constant टेम्परेचर dH अपॉन dP क्या होगा 0 रहेगा, क्योंकि चेंज इन जो है एंथैल्पी जो है 0 होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये 0 रहेगा। हमें क्या पूछना, करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है, नेगेटिव तो नहीं रहेगा, 0 रहेगा। DH अपॉन DP इज 0 नहीं, नॉन 0 रहेगा प्रेशर पर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर नॉन 0 रहेगा, ये इक्वल टू नॉट 0। DH अपॉन DPH कांस्टेंट एंथैल्पी पर ये क्या है 0 रहता है, ये बात सही है। DH अपॉन DP एट कांस्टेंट प्रेशर पर नॉन 0 रहेगा, इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो ये बात सही है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बॉयल्स लॉ मे बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, या फिर P इज इक्वल टू KY/B। यहाँ क्या पूछा है, डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमें प्रेशर पूछा है, ये dP/dV, तो इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। हमें पूछा है dP/dV पूछा है, हमें क्या पूछा है dP/dV। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है P इज इक्वल टू K/B, या K इनवर्स B भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा dV/V, और P की वैल्यू क्या है यहाँ K इनवर्स B, ठीक है, समझे, ये dV/dV, ठीक है। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, K कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, B इनवर्स है, तो किसी का भी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर है वह आगे आ जाएगी, ठीक है। जैसे dV/dx, इसका किसी का भी इसका करते हैं, इसको 2 रख देते हैं, पावर x की पावर 2 है, तो 2 जो पावर है वह आगे आ जाएगी। x n-1 होता है, n क्या है, ये पावर है, पावर क्या 2-1 हो जाएगा। एक मिनट डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, ये टर्म जो है हमने बेसिक टर्म है, तो ये क्या dx⁴ n अपॉन dx है ना, dx के टर्म में हमें इसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में इसका जो है डिफरेंशिएशन लिखना है हमें x⁴n, तो ये क्या है n(x n-1), ये जनरल जो है ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी के बेस पर होते हैं सारे, तो यहाँ -1 है तो आगे -1 आ जाएगा, K कांस्टेंट आगे -1, और B⁴ क्या है -1, तो -1 क्या n है इंटू -1 भी करेंगे यहाँ से -1, तो क्या आ जाएगा dP/dV क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा इधर, K और B⁻², तो ये आ जाएगा dP/dV। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो dP/dV इज इक्वल टू -K अपॉन में, ये जो इनवर्स में है नीचे जाएगा तो हट जाएगा, -K/B², हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, C हो जाएगा, B हो जाएगा, सॉरी, -K/B²। कैसे आया हमने देख लिया ना इसका डिफरेंशिएशन करके। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सरफेस टेंशन डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, सही बात है,
इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात तो सही, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, करेक्ट तो यही है। सरफेस टेंशन डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, ना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन तो इंक्रीज होगा ना, तो ये बात तो गलत है। सरफेस टेंशन इज मैक्सिमम एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो है सरफेस टेंशन क्या होता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जो है जीरो हो जाता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन जो होता है वह जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यह वह स्टेट होती है जिसमें लिक्विड और गैसियस फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन वेनिस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, वेनिस मतलब गायब, गायब मतलब जीरो, यही तो बात है, यही बात हमने लिखी, तो ये तो हाँ बात सही है, तो ये बात सही है फर्स्ट, फोर्थ और क्या थी फर्स्ट। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, सीधी सी बात हमने देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये डी है, ठीक है, या फिर मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। मोलर मास ऑफ गैस बढ़ेगा तो क्या है, यह बढ़ेगा तो क्या है, डिफ्यूजन रेट कम होगी, धीरे से डिफ्यूज होगी, कम डिफ्यूज होगी, मतलब जिसका वेट ज़्यादा है, डिफ्यूजन मतलब गैस या किसी भी कंटेनर से निकलकर कितनी गैस जा रही है, डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, या फिर कितना वॉल्यूम उसका डिफ्यूज हो रहा है, जा रहा है, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला से ही हो जाएगा। तो हम O2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 32, कार्बन डाइऑक्साइड का 32 प्लस इसमें ये कितना 12, कितना 44, मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आता है ना आपको, जैसे वैसे हमने देख लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल में देख लिया था। तो इसमें क्या है 28 प्लस इसका भी 44 हो रहा है ना, 28 प्लस 16 कितना होता है 44, इसका कितना होगा 17, 14 तो नाइट्रोजन का प्लस 3 हाइड्रोजन का 17, तो सबसे कम तो हाईएस्ट किसकी होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, सबसे कम इसी का आ रहा है, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इन दोनों का जो डिफ्यूजन रेट जो है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O का सिमिलर है, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है, इनसे थोड़ी ज़्यादा है डिफ्यूजन रेट, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 ही है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ऑन टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पर करता है, बट नॉट ऑन वॉल्यूम, सही बात है, वॉल्यूम पर डिपेंड क्यों करेगा, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर। हम वॉल्यूम मान लेते हैं ज़्यादा ले लेते हैं इसके अंदर, तो क्या वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, या कम ले लेते हैं ना, वेपर प्रेशर का इससे क्या लेना देना वॉल्यूम से, ठीक है। तो हाँ ये बात तो सही है, ऑन वॉल्यूम बट नॉट, अरे टेम्परेचर पर तो करता ही है, ऑन बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम पर नहीं करता है, नाइदर, नहीं गलत, तो फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ टेम्परेचर, इफ T इज द सरफेस टेंशन है, ठीक है, ऑफ ए सोप सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in the blowing a soap bubble from diameter D to 2D, ठीक है, सोप बबल है उसका डायमीटर D है और D से यहाँ क्या हो गया 2D हो गया, तो इसमें वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन क्या होता है T इंटू चेंज इन एरिया, वर्क डन होता है, ठीक है। ये क्या T क्या सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है एनर्जी अपॉन एरिया, चेंज इन एरिया, ठीक है, एनर्जी या वर्क डन ये होता है। जैसे एक तो होता है सरफेस टेंशन या टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ,
और टेंसर और ये 2 होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, तो यूनिट सेम आएगी इसकी सरफेस टेंशन की इन दोनों फॉर्मूले से, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये क्या है मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ गया ना। यूनिट एंड डायमेंशन में ये अच्छे से होता है क्लियर कि कैसे होता है, लेकिन अभी हमें तो बस यही देखना है कि कैसे क्या होता है। ये फार्मूला 2 ही फार्मूला है, ये याद रखनी है बस, है ना। तो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला हमने इधर लिख दिया, तो डायमीटर डी से क्या हो गया 2d हो गया, तो हमें एरिया निकालना कि कितना एरिया चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहले एरिया क्या था, जो सॉफ्ट बबल था, ये सॉफ्ट बबल है, इसका एरिया निकालेंगे 4πr²। एरिया होता है स्फीयर का, तो पहले क्या इसकी फर्स्ट की रेडियस क्या होगी, डायमीटर d है तो रेडियस क्या होगी d/2 हो जाएगी रेडियस। तो इसमें 4π और d/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, πd² हो जाएगा, होगा कि नहीं, कैसे देखो 4π इंटू d² अपॉन 4 से 4 कैंसिल, तो πd² हो जाएगा, है ना। अब दूसरा क्या है, ये हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, सरफेस का। इसके अंदर 2 सरफेस हैं, एक तो बाहर की और एक अंदर से। बहुत पतली थिन फिल्म होती है ना इसकी बबल की, लेकिन ये दोनों ओर से तो बढ़ रहा है ना इसका एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है ना। कितना टोटल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोगुना हो रहा है ये, मतलब अंदर की फिल्म भी तो बढ़ रही है और बाहर की, तो टोटल सरफेस एरिया इसको मिलाओ और इसको मिलाओ अंदर के, ठीक है, अंदर के जो इंटरनल सरफेस है उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आउटर सरफेस और ये क्या है इनर, दोनों का मिला करके 2 से मल्टीप्लाई इस कारण से किया, ठीक है। अब दूसरा जो है बबल जो है इतना 2d हो गया, इसका 2d हो गया इसका डायमीटर, तो इसकी जो रेडियस क्या होगी 2d/2, तो क्या आ जाएगी d आ जाएगी, d इसकी रेडियस होगी, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², ठीक है। तो यहाँ r क्या है 4π, r क्या है यहाँ d है, d का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4π और क्या आ जाएगा d², ठीक है। ये भी क्या 2 साइड से है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़, ठीक है, सही है। तो इतना इसका एरिया बढ़ गया, कितना हो गया टोटल एरिया इस वाले का 8πd² हो गया, है ना। अब बस हमने एरिया निकाल लिया है, अब फॉर्मूले में रख देंगे हमें वर्क डन, हमें निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन हमें टी दे रखा है इनटू चेंज इन एरिया। तो एरिया में कितना चेंज हुआ, ये पहले था और ये सेकंड था, तो एरिया में अगर 2 - 1 करेंगे तो चेंज इन एरिया आ जाएगा ना कितना 6, मतलब 8πd² में से πd² 2πd² हो जाएगा ना, ये तो 2 से मल्टीप्लाई 2πd² है, 8πd² में से 2πd² हटाएंगे तो 6πd², तो ये तो चेंज इन एरिया आ गया इनटू टी, और टी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा वर्क, समझे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समझे या नहीं। इसी में कर दिया मैंने, तो कोई दिक्कत तो लो, वैसे समझ में आना चाहिए, और तो क्या है। बस यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। ये समझ में आया है या नहीं, दोबारा मतलब समझ गए ना। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है, और इसकी रेडियस क्या d/2 है, तो 4πd²/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 ये कैंसिल होकर के πd² आ जाएगा। दोनों ओर की सरफेस का हमने एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2πd² होगा फर्स्ट वाले का, और वह बढ़ करके कितना हो जाएगा 8πd²। तो चेंज कितना आया उसमें, कितना जो है डिफरेंस है, एरिया कितना बढ़ा 6πd² बढ़ा, और हमें क्या निकालना है वर्क डन, कितना काम हुआ है इस पर, तो इनटू टी किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने सरफेस टेंशन से,
समझ में आया? तो आंसर इसका हो जाएगा 6πd² इंटू टी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। और जो है हम सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट एक एक अभी 1-2 दिन बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे, पूरा फुल केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।